हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मीर जेट और आईसीआर की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो देखो, अपन केंद्रक पढ़ रहे थे, ठीक है। और केंद्रक के अंदर अपन ने केंद्रिका की संरचना पढ़ी थी, क्रोमेटिन पदार्थ पढ़े थे। अब देखो, जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो देखो, डीएनए और आरएनए की अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली है। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, तो देखो, क्रोमेटिन या गुणसूत्रों में जो प्रोटीन होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। गुणसूत्र या क्रोमेटिन पदार्थ में जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन की। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? क्षारीय प्रोटीन, पहली बात। फिर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये कम सक्रिय प्रोटीन होती है। कैसी होगी? कम सक्रिय प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन होती है, कम सक्रिय प्रोटीन होती है, ये जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। ये जो प्रोटीन होती है ये डीएनए को संदमित करती है, डीएनए को संदमित करती है, यानी डीएनए की क्रियाशीलता को क्या करती है? ये कम करती है। तो ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को क्या करेगी? संदमित करती है, क्योंकि इसका जो आणविक भार होता है, हिस्टोन प्रोटीन का आणविक भार, आणविक भार क्या होगा? अधिक, सॉरी कम, आणविक भार कम होता है। क्लियर बात? अब देखो, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इनमें लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो अम्लों की मात्रा अधिक होती है। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्लों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें आर्जिनिन व लाइसिन एमिनो अम्लों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा अपने लिए, हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होगी?
लाइसिन और आर्जिनिन। अब देखो ये जो स्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होती है। स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की, ठीक है। अब 5 प्रकार कौन कौन से मिलेंगे आपको? नंबर 1 H1, ठीक है। नंबर 2 H2A, नंबर 3 H2B, नंबर 4 H3 और नंबर 5 H4, ठीक है। स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होगी। H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखो जो H1, H2A और H2B ये जो स्टोन प्रोटीन है इन तीनों में लाइसिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। H1, H2A और H2B स्टोन प्रोटीन में लाइसिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके बाद H3 और H4 है, इनमें आर्जिनिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा से देखना, स्टोन प्रोटीन अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो गुणसूत्र या क्रोमेटिन में जो प्रोटीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब पहले बात करें अपन स्टोन प्रोटीन की, तो स्टोन प्रोटीन है ये एक क्षारीय प्रोटीन है। कैसी है? क्षारीय प्रोटीन, कम सक्रिय प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होगी? कम सक्रिय प्रोटीन, जल में घुलनशील होती है और इसका आणविक भार कम होता है, इसलिए ये क्या करती है? डीएनए को संदमित करती है, डीएनए की क्रियाशीलता को कम करती है। अब इसके बाद देखो जो स्टोन प्रोटीन है इनमें आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड की मात्रा क्या होगी? अधिक, ठीक है। अब जो स्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार H1, H2A, H2B। इन 3 प्रकार की स्टोन में तो लाइसिन एमिनो एसिड की अधिकता होगी और H3 और H4 में आर्जिनिन एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। क्लियर बात? अब देखो बात करें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन होगी? स्टोन प्रोटीन तो कैसी है? क्षारीय प्रोटीन। और नॉन स्टोन प्रोटीन कैसी है? अम्लीय प्रोटीन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन व टायरोसिन एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। क्लियर बात? यानी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। यहां पर आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। अब देखो जो नॉन स्टोन प्रोटीन है ये क्रियात्मक प्रोटीन है। नॉन स्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है? क्रियात्मक प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखो
ये प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को संदमित करती है। तो ये प्रोटीन क्या करेगी, डीएनए को सक्रिय करती है, डीएनए को सक्रिय करती है, क्योंकि इसका जो आणविक भार होता है, आणविक भार क्या होगा, अधिक। क्लियर बात। नॉन स्टॉन प्रोटीन डीएनए को सक्रिय करती है और इसका आणविक भार अधिक होता है। ठीक है, तो ये अनुलेखन की प्रक्रिया को क्या करती है, तेज करती है। क्लियर बात। अनुलेखन को क्या करती है, तेज। ये हो गई अपने स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, अम्लीय प्रोटीन है। नॉन स्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो एसिड अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो ध्यान रखना ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। नॉन स्टोन कैसी प्रोटीन है, क्रियात्मक प्रोटीन है। ये कैसी है, संदमक प्रोटीन है। ये कैसी है, क्रियात्मक प्रोटीन है। क्रियात्मक प्रोटीन है तो डीएनए को क्या करती है, ये सक्रिय करती है और इसका आणविक भार अधिक होता है और ये अनुलेखन की प्रक्रिया को तेज करती है। क्लियर बात। देखो ये बात हो गई किसकी, प्रोटीन की। तो गुणसूत्र में अपन ने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों की संरचना डिटेल से कर ली है। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट और आता है अपना, और वो है गुणसूत्रों की परासंरचना। गुणसूत्रों की परासंरचना। या इसको आप बोल सकते हो प्रोटीन और डीएनए की कोयलिंग के गुणसूत्र हैं, उनमें प्रोटीन और डीएनए की कोयलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें अपन जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, अब प्रोटीन मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन मिलेगी, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो गुणसूत्रों में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन एक अष्टकनुमा संरचना बनाती है और उस अष्टकनुमा संरचना के चारों ओर डीएनए के फेरे लिपटे रहते हैं। या डीएनए होता है वो कुंडली के रूप में उसके चारों ओर लिपटा रहता है। उस संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्लियर बात। तो न्यूक्लियोसोम कौन बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र की संरचना का न्यूक्लियोसोम मॉडल है, न्यूक्लियोसोम मॉडल यानी गुणसूत्रों की संरचना का न्यूक्लियोसोम मॉडल
कॉर्नबर्ग और किसने दिया था? थॉमस ने। कॉर्नबर्ग व थॉमस ने प्रस्तुत किया था। क्लियर बात? इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को सोलेनॉइड मॉडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सोलेनॉइड मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। क्लियर बात? अब देखो, जो न्यूक्लियोसोम है वो न्यूक्लियोसोम केंद्रीय कण और H1 स्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। क्लियर बात? न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होगा? तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसोम केंद्रीय कण और लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम केंद्रीय कण और लिंकर डीएनए से मिलकर के बना होता है। तब ये केंद्रीय कण क्या है? केंद्रीय कण क्या है? तो देखो, अपन ने अभी स्टोन प्रोटीन की बात की थी। स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की बताई थी। ठीक है? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है? 5 प्रकार की होती है। इनमें से H1 प्रोटीन को हटा दो। अब कितने स्टोन प्रोटीन बचे? 4। H2A, H2B, H3 और H4। ये स्टोन प्रोटीन के 2-2 अणु, कितने थे अणु? 2-2 अणु। तो टोटल अणु कितने हो गए? 8। ये स्टोन प्रोटीन के 8 अणु मिलकर के एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रीय कण। ठीक है? तो केंद्रीय कण किससे मिलकर बना होता है? केंद्रीय कण स्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और केंद्रीय कण में कौन सी स्टोन प्रोटीन नहीं होती है? तो ध्यान रखना, H1 स्टोन प्रोटीन केंद्रीय कण में नहीं पाई जाती है। क्लियर बात? केंद्रीय कण क्या है? तो जो 4 प्रकार की स्टोन प्रोटीन है, वो 4 प्रकार की स्टोन प्रोटीन के 2-2 अणु मिलकर एक संरचना बनाते हैं और उस संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रीय कण। तो केंद्रीय कण में ध्यान रखना, कौन कौन सी प्रोटीन भाग लेगी? तो केंद्रीय कण में H2A, H2B, H3 व H4 स्टोन प्रोटीन ये केंद्रीय कण का निर्माण करते हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं, ये एक क्या है? केंद्रीय कण। इस केंद्रीय कण में 8 अणु हैं। किसके? स्टोन प्रोटीन के। तो स्टोन प्रोटीन की जो 8 अणु मिलकर जो संरचना बनाते हैं, इस संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रीय कण। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय कण। ठीक है? अब देखो,
ये अपन एक न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं, ठीक है। किसकी संरचना है ये? न्यूक्लियोसोम की। इस न्यूक्लियोसोम में एक तो क्या होता है, केंद्रीय कण, और उसके चारों ओर, केंद्रीय कण के चारों ओर क्या लिपटा रहता है? डीएनए, ठीक है। तो केंद्रीय कण में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये गोलाकार संरचना है, ये क्या है? केंद्रीय कण, और इसके चारों ओर क्या लिपटी रहती है? डीएनए के घेरे लिपटे रहते हैं, ठीक है। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस न्यूक्लियोसोम में देखो, जो डीएनए है उस डीएनए के कितने घेरे मिलेंगे आपको? तो ध्यान रखना, 1/1/3 फेरे किसके मिलेंगे? डीएनए के। हिस्टोन प्रोटीन का जो अष्टक है, इस अष्टक के चारों ओर डीएनए की 1/3/4 फेरे इसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब जो एक न्यूक्लियोसोम होता है, इस एक न्यूक्लियोसोम में 200 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं, यानी एक न्यूक्लियोसोम में 200 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। अब देखो, ऐसे अनेक न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमेटिन संरचना का निर्माण करते हैं। एक न्यूक्लियोसोम, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम। ऐसे ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? एक मणिका रूपी संरचना के रूप में जुड़ करके क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इन न्यूक्लियोसोम का जोड़ने का काम कौन करेगा? तो इनको जोड़ने का काम करता है लिंकर डीएनए। कौन करता है? लिंकर डीएनए। इस लिंकर डीएनए में ध्यान रखना, H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन कहां मिलेगी? लिंकर डीएनए में। बाकी जो 4 प्रोटीन है वो किस में मिलेगी? केंद्रीय कण में, ठीक है। ये बात किसकी हो गई है? गुणसूत्र की परासंरचना की। ऐसे अनेक न्यूक्लियोसोम जुड़ते हैं और एक माला रूपी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय कण, ठीक है। तो अपन ने गुणसूत्रों की सूक्ष्म या परासंरचना का अध्ययन किया है, ठीक है। इसी के साथ ये गुणसूत्र वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। धन्यवाद।